वेलकम क्लास। तो कल के टॉपिक्स में से हम लोग आगे बढ़ाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट का। और कल के इसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू विच इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन सर्टेन डायरेक्शन। मतलब कहने का क्या था कि अगर कोई चार्ज है और किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन मोशन है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उस पर एक लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा जो उसको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, जिसको हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड रूल से देखा था कि ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज हो, ये फील्ड हो, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज ये हो और ये फील्ड का डायरेक्शन हो। तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ये होगा, ये ऐसा हम लोगों ने देखा था। अब उसका डेरिवेशन भी देखा था। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये जा रहेगा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर तो क्या डिफ्लेक्शन होगा। क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर खुद भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक मैग्नेटिक फील्ड में खुद वो है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये खुद प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा और म्यूचुअल इंटरेक्शन अगर हुआ तो डिफ्लेक्शन इन कंडक्टर होगा। और मैं कल के वीडियो में मैंने ये भी बतलाया था कि कंडक्टर ही क्यों डिफ्लेक्ट होगा जब म्यूचुअली इंटरेक्ट करेगा। तो इसका रीज़न ये है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि उसका सोर्स क्या है, काफ़ी हेवी है और उसके सोर्स को आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से जैसे कि किसी दीवार को धकेलने से दीवार नहीं जाएगा बल्कि आप पीछे की तरफ धकेला जाएंगे, है ना, पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट आपका हो जाएगा। सिचुएशन वही होगी। चलिए, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हमारा क्या इन मोशन है, तो चार्ज इन मोशन है। कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मानेंगे। देखिए, हो सकता है कि इस बात को हमने नहीं बतलाया हो लेकिन आप अभी बतला दें। किसी भी कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो हो ये रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो आपका जस्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, पारंपरिक धारा की जो दिशा है वो जस्ट इसके उल्टा लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, करंट को फ्लो को कंसिडर किया जाए, उल्टा लिया जाता है। मटेरियल का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा होता है लेकिन उस चार्ज का करंट का डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट लिया जाता है। ये कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। ये नहीं कि हम और आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे, तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वही बात हो जाएगी कि रास्ते में लेफ्ट हैंड ड्राइव रूल है तो लेफ्ट हैंड से ही जाना है सबको। अगर कोई राइट हैंड से जाने की कोशिश करेगा तो सामने से आने वाली गाड़ी से क्या होगा, टकराएगा, फिर वही गड़बड़ी हो जाएगी। तो कुछ कन्वेंशन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता है, अप्लाइड फॉर ऑल होता है। ठीक है, तो चार्ज इन मोशन Q इक्वल टू एनी होगा। जो चार्ज होगा, एक चार्ज इन मोशन टोटल Q इक्वल टू E होगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। टोटल चार्ज की बात करते हैं। चार्ज इन मोशन होगा और चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इन मोशन होगा। ठीक, तो हम जानना चाहेंगे ये कंडक्टर है, इसका एक एरिया क्रॉस सेक्शन होगा। इसको सिलेंडर की तरह कंसिडर, ए इसका मान लीजिए एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया क्रॉस सेक्शन है। ठीक, और एल इसका क्या है, लेंथ है, जिस लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं हम, एल उसका लेंथ है। और एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द
गिवन कंडक्टर के लिए ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट। करेक्ट। हर कंडक्टर के अंदर अलग अलग होगा। गुड कंडक्टर होगा उसमें ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बैड कंडक्टर है या लेस गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर नहीं बोलेंगे, लेस गुड कंडक्टर है, वो जो है सो हमारा उसमें कम हो जाएगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल लेंथ में जो होगा, कैपिटल एन की बात कर रहे हैं, तो ये A इंटू एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब NaL इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट, इन गिवन लेंथ L, गिवन लेंथ L के अंदर या करंट है ना, ये NaL इज द टोटल नंबर। और तो तब चार्ज कितना होगा, तब चार्ज हमारा N ही होगा, क्योंकि N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, तो हम लोग इसको लिख पा रहे हैं NeAl। तो टोटल चार्ज ये है, टोटल चार्ज ये होगा। चलिए हमने टोटल चार्ज निकाल लिया, ओके। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट विल बी द लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो F अगर मान के चले फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन करें या ईच इलेक्ट्रॉन, तो F की वैल्यू है ना, अगर हम लोग उसकी किस हिसाब से चलते हैं, अगर हम लोग चलते हैं किसके हिसाब से, वो हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E VD क्रॉस B होगा। अब ये VD क्या है, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट और पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स होगा, तो टोटल फोर्स की बात करते हैं तो इसको खैर हम निकाल लिया, अलग बात है। ये n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल N, तो NF होगा, इसको नहीं रखेंगे ना, NF होगा, एक पर जितना लग रहा है फोर्स उसका n टाइम्स। तो इसमें क्या करें, NaL को ले आए, NaL, और यहाँ क्या VD क्रॉस B, और EB है, तो इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, NeAL VD क्रॉस B। ठीक है, अब जरा सा हम एक काम करने वाले हैं। वो क्या काम करने वाले हैं कि जो कन्वेंशनली चार्ज का मूवमेंट जो हो रहा है वो लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है। किसके अलॉन्ग हो रहा है, लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है, लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है। तो इसको हम तोड़ने जा रहे हैं इसके यूनिट वेक्टर के टर्म में। अगर कोई नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझाता हूँ। एक वेक्टर का यहाँ टर्म है, VD को हम लोग लिख सकते हैं VD L कैप। L कैप क्या है, ये L कैप क्या है, ये L कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, अगर ये वायर मुड़ा तोड़ा नहीं हो तो ये जो डायरेक्शन है L लेंथ, वैसे हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन ये जो डायरेक्शन जो लेंथ बना हुआ है यही तो आपके डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा। तो इसको सर्कमस्टांस के हिसाब से हमने क्या कर लिया, यहाँ जो लेंथ को एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। आप लेंथ को वेक्टर नहीं कहेंगे, लेंथ इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी।
लेकिन यहाँ पर जो वायर जो स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, तो स्ट्रेट वायर होगा तो ऐसा एक वायर है तो इसका कोई एक डायरेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं सर्कमस्टांस में, इस स्थिति में हम ले पाएंगे। तो एल कैप उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब पता नहीं कितने लोग पढ़े या नहीं पढ़े हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन का क्या कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं। ये वेक्टर का तरीका है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर वी डी एल कैप ले लिया। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर NEAL VD ऐसा लिखेंगे, एल कैप लिखेंगे, क्रॉस B लिखेंगे। तो इसको VD को इधर ले आइए तो NEAVD और एल कैप क्रॉस B, एल कैप क्रॉस B। इस एल कैप को हम लोग एल वेक्टर ले लेते हैं। मैं बता ही रहा था कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इस जगह पर इस सर्कमस्टांस के हिसाब से वेक्टर ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, एल क्रॉस बी। और NEAVD क्या होता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पिछले एक्सरसाइज का याद ध्यान कीजिए। NEAVD होता है करंट। तो हम लोग लिख पाते हैं F = I L क्रॉस B। ये बन जाता है क्या, हमारा एक्सप्रेशन फॉर द एक्टिंग फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो L लेंथ का अगर कोई कंडक्टर है जिसके थ्रू I करंट पास आउट हो रहा है और B स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो एक्टिंग फोर्स F = I L क्रॉस B होगा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म हटा करके अगर सिंपली हम लोग उसमें लेके जाएं, किसमें, विदाउट वेक्टर फॉर्म, तो इसको हम लोग I L क्रॉस B का LB साइन थीटा हो जाएगा। तो I LB साइन थीटा ये एक्सप्रेशन बनता है। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने के सिचुएशन में, ज़रा देख ले कैमरे में, ऐसा तो नहीं कट रहा है ना, नहीं कटना चाहिए, इसलिए लाइन तो नहीं कटना है। थीटा = 90 डिग्री होने के सिचुएशन में, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो इस सिचुएशन में साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो F की वैल्यू BIL हो जाएगा, है ना, BIL हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या है कि इस एक्सप्रेशन को तो देख लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो टेस्ला होता है ना, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, लेकिन हम एक हम लोग यहाँ यूनिट भी निकाल सकते हैं। जरा से देखिए तो B की वैल्यू हो जाएगी F/IL। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। F का हो जाता है न्यूटन, करंट का हो जाता है एम्पियर, इसका हो जाता है मीटर। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो बनता है वो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये यूनिट बन जाता है। ठीक है जी, ये यूनिट बन जाता है। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी साथ साथ हो जाए, है ना। तो ये एक्सप्रेशन है हमारे किसके लिए, एक्टिंग फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर को डाल रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उस पर लगने वाला फोर्स। डायरेक्शन भी वैसे ही डिसाइड होगा, है ना। डायरेक्शन ऐसे डिसाइड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये अंदर, यानी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, ये अंदर ऐसे पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो अंदर की तरफ, ठीक है ना, अंदर की तरफ, माने ये उस साइड जाएगा, है ना, उस साइड जाएगा। देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर सकते हैं, बतला पाएंगे। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को बता पाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट तो पहले से ही डिसाइडेड है। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ाएं कहानी। नेक्स्ट जरा ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम साथ साथ ले रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल
4.1 इसको भी मैं समझा लूँ, है ना। उसमें दे रहा है कि देयर इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ हाउ मच 1.5 मीटर। इसकी जो लेंथ है यहाँ ले लें 1.5 मीटर का है और इसका जो मास है वो 200 ग्राम का और एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है। करंट का डायरेक्शन इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है इसमें है 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर का जो है सो करंट इसके थ्रू पास आउट किया जा रहा है, ठीक। तो ये कह रहा है कि what should be the strength of horizontal magnetic field so that the current carrying conductor remains suspended in air। मतलब हवा में वो लटका रह जाए, ऐसा कोई कंडक्टर है, इधर से इधर करंट का फ्लो हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हमको अपने को देना है जिससे इस पर लगने वाला लॉरेंट फोर्स इसके वेट को काउंटर बैलेंस कर ले। मतलब वेट के कारण जो ये नीचे की तरफ गिरता है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगे ताकि इसके वेट को क्या कर ले, काउंटर बैलेंस कर ले या हवा में लटका रह जाए। ये कहानी है। तो ऐसे सिचुएशन में देख लीजिए, पहले तो ये देख लीजिए क्या ये वर्टिकली डाउन ये डायरेक्शन है, वर्टिकली नीचे इसका mg का डायरेक्शन ये होना चाहिए, नीचे की तरफ mg इधर लगना चाहिए, तो फोर्स को ऊपर लगना चाहिए। चेक कर लीजिए, है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस है, ये देखिए फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट का डायरेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, ऊपर फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो ऊपर लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन, नीचे mg वेट का डायरेक्शन। बिल्कुल क्लियर है समझने के लिए। ऐसा क्वेश्चन में आप नहीं भी बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ तो आना चाहिए कि भाई फोर्स का डायरेक्शन mg के अपोजिट जा रहा है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल से हटा करके इधर उधर कुछ भी कर दीजिएगा तो ये फोर्स के अपोजिट नहीं जा पाएगा। यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए, जो डायरेक्शन यहाँ प्रोवाइडेड है क्रॉस फील्ड का यानी कि परपेंडिकुलर डाउन, अगर इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए और करंट के डायरेक्शन को रिवर्स ना कीजिए तो फिर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी mg के डायरेक्शन इधर ही लगने लगेगा, है ना। देखिए कैसे, ये डायरेक्शन हो गया फील्ड का, ये डायरेक्शन हो गया किसका, करंट का, है ना। ये डायरेक्शन फील्ड का और ये डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, ठीक, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, फील्ड का डायरेक्शन ये, फील्ड का डायरेक्शन ये देखिए फील्ड बाहर की तरफ यानी डॉट फील्ड, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, तो फोर्स का डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन ये, तो फोर्स इधर लगने लगेगा। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से चूज़ करना होगा कि लगने वाला फोर्स क्या हो, ऊपर की तरफ लगे, है ना, ऊपर की तरफ लग रहा हो। तो ऊपर की तरफ लगेगा तभी जाकर क्या कर सकता है, वेट को काउंटर बैलेंस करना है। इसको अगर उठा करके इसको होल्ड करके रखना है तो भैया फोर्स ऊपर लगाना होगा, वही, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। बी की वैल्यू अभी हमने निकाल के बताया था, 90 डिग्री पर ये काम कर रहा है ना, 90 डिग्री पर काम कर रहा है बी और आई 90 डिग्री पर काम कर रहा है, तो बी आई एल साइन थीटा होता है ना। एफ की वैल्यू होती कितनी है, चलो मैं दिखा दूँ, बी आई एल साइन थीटा होता है, जबकि यहाँ लेकिन थीटा 90 डिग्री पर है, तो ऐसे में ये बी आई एल होगा। कैसे बोल रहे हैं कि 90 डिग्री पर है भैया, फील्ड इधर है, फील्ड करंट डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, यानी ये डायरेक्शन हो गया करंट का, तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, 90 डिग्री बन ही गया यहाँ पर, तो बी आई एल हो गया। तो बी की जो वैल्यू आती है, बी की वैल्यू आती है कितनी, एफ अपॉन आई एल, अभी तो मैंने निकाल के दिखाया था, है ना। एफ किसको काउंटर बैलेंस करेगा, एम जी को, यानी एम जी बाई आई एल होगा, एम जी बाई आई एल होगा। तो एम जी 200 ग्राम, ये मतलब कि 0.2, और जी का मतलब 10 ले लीजिए, आई का मतलब 2 एम्पियर, लेंथ का मतलब 1.5, लेंथ का मतलब 1.5, ठीक है, लेंथ का मतलब 1.5। अब ऐसे में इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, ये ऊपर 2 कट गया, 1 2 से 2 कट गया, 10 2 कैंसिल, है ना, कट गया 1/1.5 यानी 1.5, 1/1.5 यानी कि 3/2, 2/3 हो जाता है, यानी कि 0.66 टेस्ला, या इसको आप 0.66 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यूनिट वहाँ पर आपको बता दिया था, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको देख सकें, है ना, यूनिट को हम लोग लिख सकें। इसीलिए हमने यूनिट वहाँ जानबूझ करके क्या किया था, बतला। तो आपके बोर्ड पर अब दिख रहा होगा एग्जाम्पल 4.2, उसका फिगर वगैरह मैं हमने पोज करके बना दिया ताकि टाइम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। और
इसमें क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस दिखा रहा है, वाई एक्सिस दिखा रहा है, जेड एक्सिस दिखा रहा है। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन, है ना। ये कन्वेंशन आप किसी भी कमरे के कोने की तरफ देखिए, कोने की तरफ आप देखिए, और जहाँ पर आपको जिस कोने पर है आपको 3 डायमेंशन दिखेगा, एक ऐसा लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो कोई भी कॉर्नर कमरे का जो 3D स्पेस होता है, 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस जिसको कहते हैं, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। एक एक्स ऐसे कमरे की लंबाई, ये ऐसे कमरे की चौड़ाई और ये कमरे की ऊंचाई। तो ये 3 एक्सिस बनता है और इसी से स्पेस को हम लोग क्या कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। किसी कमरे का कोना सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी कि परपेंडिकुलरली इन दिया हुआ है ना। अब कह रहा है कि एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं, फिर एक प्रोटॉन को मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आपको बताना है किस डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन में जाएगा। ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन है। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ए का जवाब देते वक्त में हम जस्ट डायरेक्शन को अपोजिट लेंगे, यानी इसकी वेलोसिटी इधर है ना, इसकी वेलोसिटी किधर है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ द चार्ज। ये हाथ पलट चुके हैं, देखिए ये फील्ड का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, टेक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब ये यानी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नीचे नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, अगर इसका जवाब कुछ दिमाग भी ना लगाइए तो लिख दीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्रोटॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, प्रोटॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट को भी यही मानेंगे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज को भी यही मानेंगे। तो देख लीजिए, ये फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन यानी कि जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो ये तो हो गई दो एग्जाम्पल दिया हुआ था, लगे हाथ हमने इसको क्या किया, हमने ले लिया ताकि कॉन्सेप्ट जो है बन जाए। मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड मैंने कल बता दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एंड बायो-सेवर्ट लॉ। चलिए अब हम लोग जरा चलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ को, बोर्ड को क्लियर करके तब हम लोग देखें बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक, चलिए तो हमने कुछ फिगर ड्रॉ कर लिया है, वो बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है उसको पहले समझ लीजिए। हम पिछले 2-3 वीडियो से हम चर्चा कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और उसकी तरफ कंसेंट्रिक सर्कल में बनाता है। ठीक है भैया, लेकिन कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये समझना पहले जरूरी है। करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये जानना जरूरी है। और इसको जानने के लिए इसमें एक बात ये भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर का तो कोई भी शेप हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, टेढ़ा घोंचा हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर शेप का पर अगर जाएंगे तब तो अलग अलग फिर दिक्कत होगी। तो हम लोग अलग अलग शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और या कैसे हम उसको पता कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा करंट का, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री करंट, एलिमेंट्री करंट, उसको हम लोग कह रहे हैं एलिमेंट्री करंट। तो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे ये कंडक्टर लिया गया, DL इज द पोर्शन टेकन एज कंसिडरेशन, और DL के अंदर जो करंट पास हो रहा है उसी को अपन लोग क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री करंट। तो इस एलिमेंट्री करंट जो कि ऑलमोस्ट पॉइंट की तरफ
ट्रीट होगा। चूँकि एक कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं जानते हो तो समझ लीजिए, कभी भी ये जो dx वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स में या मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये जो आया इसका मतलब ए लेंथ विच इज़ इनफाइनाइटली स्मॉल लाइक ए पॉइंट, ए लेंथ ए डिस्टेंस एन अमाउंट, a length, a distance, an amount taken infinitely small as a point, एक point की तरफ। अगर पहले से जान रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हो तो आप जान लीजिए। तो ऐसे में ये जो dl लेंथ ले रहे हैं वो फिगर में बनाने के लिए बड़ा सा बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटा होता है ना। तो इस एलिमेंट्री करंट के कॉन्सेप्ट को ले लिया किसने? बायो-सेवर्ट ने। बायो-सेवर्ट ने, और बायो-सेवर्ट ने लेने के बाद क्या क्या फाइंडिंग किया कि कहा कि r डिस्टेंस पर कोई p पॉइंट है ना। आप देख रहे हो उधर क्रॉस फील्ड बनाया है, करंट के डायरेक्शन के लेफ्ट साइड में डॉट फील्ड, राइट साइड में क्रॉस फील्ड में बताया भी था, ठीक है। कहा कि इफ dB इज द व्हाट मैग्नेटिक, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड या जो भी कहे, मैग्नेटिक फील्ड कहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल, आइडियल किसको कह रहे हैं? एलिमेंट्री करंट को। देन ये आइडियल को ही एलिमेंट्री करंट कहते हैं, आई को नहीं कहते। देन dB प्रोपोर्शनल आइडियल, पहला dB प्रोपोर्शनल किसकी? 1/r², 1/r², है ना, 1/r², यानी कि डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर प्रोपोर्शनल। ये तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जो भी फोर्स ऐसे हैं जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के काम करते हैं, वैसे फोर्सेस के लिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ का काम करता ही करता है। तो इसमें कहीं कोई ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं कि ये क्यों हो गया, ठीक है। फिर उसने कहा कि dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा। साइन थीटा इसलिए होगा कि अगर ये पॉइंट हमारा सीधे इससे 90 डिग्री पर होगा तो जो सर्कल बनेगा, जो कंसंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, उसका असर इस जगह पर 90 डिग्री पर उसके खुद के प्लेन में ज़्यादा होगा, उसका इफेक्ट ऑब्लिक कम होगा, जो नॉर्मल होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे आप अगर ये मुक्का मारे सीधे खड़ा करा तो इस पर असर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप तिरछा मारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऑब्लिक करते हैं 90 डिग्री से हट करके, 90 डिग्री से हट करके, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ अगर थीटा छोटा होगा तो इसका असर, अगर बिल्कुल पैरेलल जाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है किसका, इनके, इसके पीछे। तो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया, तो इन्होंने लिया कि dB प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ऐसा इन्होंने कंबाइंड कर दिया। और तब इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के विषय में जब इसने SI यूनिट में लेने के लिए चले, है ना, तो इसमें अपीयर हो गया μ0/4π इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या, r²। आप पूछेंगे कि सर ये μ0 क्या है, तो μ0 कहलाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को μ0 से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। 4π तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। स्टार्टिंग की वीडियो अगर आप लोग देखें तो आपको बात समझ में आएगी। तो ये एक्सप्रेशन उन्होंने दिया ऐसा यूनिट में। CGS में इसकी वैल्यू μ0/4π की वैल्यू 1 हो जाती है। आई रिपीट, CGS में μ0/4π की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। CGS में μ0 की वैल्यू, μ0/4π की वैल्यू 1 आती है। SI में μ0/4π की वैल्यू इन SI यूनिट μ0/4π इजकल टू 10⁻⁻⁷ कुछ यूनिट आता है ना। यानी μ0 की वैल्यू इनफैक्ट 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है। CGS में इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। ऐसा यूनिट में 10⁻⁻7 होता है, ठीक, ओके।
अब जरा सा इसको और एडवांस करते हैं। डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो कुछ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इसको हम अब डायरेक्शन में लेने जा रहे हैं, है ना, डायरेक्शन में लेने जा रहे हैं। आई साइन थीटा को हटाइए थोड़ी देर के लिए, डीएल को लीजिए इधर ऊपर में, आर कैप को ना साइन थीटा को भी रखिए भैया, साइन थीटा को भी यहाँ रखिए, नीचे आर कैप लीजिए, नीचे आर स्क्वायर हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये डी एल वैक्टर, ये आर कैप इक्वल टू वैक्टर आर अपॉन आर साइन थीटा। ये कहाँ से हम ले रहे हैं? यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा लेते हैं। तो ए कैप को ऐसा हमने लिखा, आर कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ आर कैप। अब नीचे तो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर क्रॉस डी एल, आर क्रॉस डी एल, डी एल क्रॉस आर, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो जाएगा भैया डी एल क्रॉस आर, और ये हो जाएगा आर क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म में ये प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट या एलिमेंट्री करंट, है ना, करंट एलिमेंट, एलिमेंट्री करंट नहीं, करंट एलिमेंट कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं, कभी कभी होता है उल्टा उल्टा, है ना। करंट एलिमेंट कैन बी गिवन इन सच ए फॉर्म, कभी कभी ऐसा देता है, दिखता है, नीचे आर क्यूब दिखता है ना। तो इस फॉर्म में भी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है जब कोई करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका हम लोग क्या कर पाते हैं? वाइड एप्लीकेशन कर पाएंगे अलग अलग शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, है ना। इस वजह से बायो-सेवर्ट लॉ देखा जाता है, क्या कि ये एलिमेंट लेवल पर डील करता है। जब आप एलिमेंट लेवल पर किसी चीज़ को समझने लगते हैं, जो आपका उसका एलिमेंट्री नॉलेज अगर आपके पास आ जाता है ना, तो आप क्या कर पाते हैं, उसको बड़े लेवल पर, बल्क लेवल पर क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं कि इतने से 1 kg का कितना, जब पता चल जाएगा 1 kg का इतना, तो पता था कि हम अच्छा इतने का कितना, तो कुछ लगभग बात एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, बट कुछ भाव उसी टाइप का होता है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। इसका फिगर मैंने पहले से जानबूझ करके नहीं बनाया, ताकि आपके साथ ही बनाएं और साथ ही आपको हम दिखाएं भी। बुक में है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका एप्लीकेशन बायो-सेवर्ट लॉ का, और एप्लीकेशन जो लेने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सिस perpendicular to center, perpendicular axis, loop at its axis passing by center, सेंटर से पास कर है, जैसे कि कोई एक सर्कल इस टाइप का हो और उसके बीच का, है ना, ये जो एक्सिस बनेगा वो मतलब सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा नहीं, है ना। जैसे कोई व्हील है, व्हील के एक्सिस जो होता है, व्हील का जो होता है, चक्का लगा होता है ना, बोलते है ना, चक्का लगा हुआ हमारे से, तो ये उसका एक्सिस कहलाता है ना। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, सर्कल को। जरा सा इसको बेहतर कर लें, है ना, इसको बेहतर कर लेते हैं, ठीक। और ये इसका क्या है, सेंटर है। और हम लोग ये डिसाइड कर ले कि हम लोग इसको देख किधर से रहें। हम लोग देख इसको इसके इस फेसिंग से रहें। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूर तक डॉट बनाइए और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, ठीक है। लाइन सही है, चलिए, ठीक लग रहा है ना। करंट का डायरेक्शन ऐसा लीजिए, ऐसा लीजिए करंट का डायरेक्शन। ये इसका सेंटर है। सेंटर से जो कन्वेंशन आपके बुक में, वही मैं फॉलो कर ले रहा हूँ, ताकि
रिजल्ट एक जैसा। देखिए x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, R इज द रेडियस ऑफ द लूप, कैपिटल R इज द रेडियस, और इसका जो ऑब्लिक डिस्टेंस है उसको चलिए स्मॉल r कह लिया गया, है, इसको स्मॉल r कह लिया गया। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को समझिएगा। बहुत सारे लोग, टीचर भी इसको बिना समझे ही इसको क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं, बच्चे पढ़ भी लेते हैं। तो ऐसा ना करेंगे, समझेंगे। हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट क्या ले लिया, करंट एलिमेंट ले लिया। करंट एलिमेंट की चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ उस समय से, बायो-सेवर्ट लॉ से। ठीक है, हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट को क्या कर दिया, ले लिया। जब ऐसे दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट को हमने ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या होगा कि अब जरा सा पहले ये देखिए, है ना, ए बी एंड सी डी टू डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट हमने ले लिया। इससे पासिंग करंट आई है भैया, आई है। ठीक है, ऐसा ऐसा जा रहा है। तो जब ऐसा ऐसा करंट जा रहा है, करंट को यहाँ होल्ड करते हैं, हो सकता है हम करंट के डायरेक्शन को पलटें, कुछ होल्ड करते हैं इस जगह पर। इस जगह पर जब हम होल्ड करते हैं तो कर्लिंग फिंगर हमारा ऐसा जा रहा है, ऐसा, करेक्ट, ऐसा। चलिए डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं उल्टा देता हूँ। क्यों उल्टा दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बाद में हम समझा देंगे क्यों। ऐसा पलट दीजिए, ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एक बात बताइए, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उससे कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन P होगा यहाँ पर ड्रॉन टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये जो सेंटर पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो इस पर जो 90 डिग्री का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, है ना। इसको उल्टाने के पीछे का मकसद ही यही था हमारा कि हम क्या कर पाएँ, है ना, हम क्या कर पाएँ, ऐसा, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें बनेगा, है ना। अब इसको मत समझिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट कितना हम उल्टा है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। तो ऐसा, तो ऐसे में क्या होगा, सर्कल्स बनेंगे। ये तो सोचिए कि एक ऐसा इसको सेंटर लेते हुए एक ऐसा सर्कल बना है, ठीक है, एक ऐसा सर्कल बना है, इसको सेंटर लेते हुए, ठीक। और ये सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किए, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किए, ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किए, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट ए बी, करंट एलिमेंट ए बी की करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो टेंजेंशियल होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सेंटर टू द पॉइंट, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट। ये डायरेक्शन इस पर 90 डिग्री के डायरेक्शन में इसका डी बी होगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको हटा दीजिए। ये समझने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि यहाँ पर जो डी बी का डायरेक्शन इस लाइन पर परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं। यहाँ जो डी बी का डायरेक्शन है इस पर परपेंडिकुलर हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए वजह से हमने जो यहाँ जो है सो इस बात को समझाया था। उसकी ज़रूरत डेरिवेशन में नहीं है, बुक में भी क्लियर करके नहीं देगा, कहा कि इतना ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के पीछे बुक नहीं जाएगा, इतने ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक सी डी के कारण भी ऐसा ही होगा। तो सी डी पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कीजिए, सी डी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो डी बी इधर होगा तो उतना ही, जितना ऊपर कर रहा है उतना ही नीचे भी होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट एलिमेंट सेम ले रहे हैं, सेम लेंथ का करंट एलिमेंट ले रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम एंगल को फाई या थीटा कुछ भी कह ले रहे हैं, चलिए अगर थीटा कह ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा
नॉर्मल टू द एक्सिस, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा। तो ऐसे में ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी फिर से थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा होने से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा होने से ये एंगल थीटा। ये दोनों थीटा थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का पार्ट है ना, इट इज़ मीडियन, ये मीडियन है आइसोस्केलस ट्रायंगल का। पता नहीं बच्चे उस लेवल तक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पता है कि नहीं है। वो जो मीडियन जो होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये हो गया ना, साइड का लेंथ इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये थीटा थीटा सेम होगा। चलिए, अब तो dv का कॉस कंपोनेंट इधर काम करेगा, dv का साइन कंपोनेंट इधर काम करेगा, dv का साइन कंपोनेंट इधर काम करेगा। अच्छा, एक सेकंड, ये ले क्या रहा है तुम्हारा? कोई कंपोनेंट नहीं ले रहा है, जो भी ले रहा है आंसर तो वही लाएंगे जो आना चाहिए। ये dv का कॉस थीटा कंपोनेंट इधर करेगा, dv का साइन कंपोनेंट इधर काम करेगा। जो लेंगे उसी से वो काम आएगा, है ना। चलिए, तो ये बन गई हमारी फिगर। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि ये फिगर हमने ड्रॉ कैसे किया है। दो करंट एलिमेंट लिया है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो ऐसे सिचुएशन में पहले ए बी के लिए हमने ड्रॉ किया, तो इस लाइन को ज्वाइन किया, इधर डी बी का डायरेक्शन इस पर 90 डिग्री पर, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट सी डी लिया, उसका ठीक इसके ऐसा आएगा 90 डिग्री पर, तो इसका इधर और इसका इधर एक जाएगी, दो कंपोनेंट होंगे। डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, चूँकि अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड है, सेम इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। द डी बी कॉस थीटा ऑफ ईच कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। तो कैंसिल कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के इसके सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हर करंट एलिमेंट का एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट हो, कोई भी सर्कल है उसका हर डायमीटर में एक ऊपर करंट एलिमेंट एक नीचे करंट एलिमेंट होगा। ऐसे पेयर, तो ऐसे पेयर जितने भी ये डी बी कॉस थीटा इस सबको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। यानी कि देयर विल बी नो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द लूप। यानी कि पूरे के पूरे लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण इसका कोई भी नॉर्मल कंपोनेंट नहीं बनेगा। क्या एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। यानी कि सीधा सीधा ये डी बी साइन थीटा यानी कि अलोंग द एक्सिस जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, रिजल्टेंट ये तय हो गया वेक्टर के हिसाब से। तो so the resultant will be the resultant due to entire loop will be in the direction of axis के डायरेक्शन में जाएगा। तो जब ये एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा तो कितना आएगा? तो टोटल बी की अगर हम बात करते हैं तो सिग्मा डी बी साइन थीटा, ठीक है। तो डी बी का मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, है ना। अब देखो ये जो साइन थीटा लिखते थे फार्मूला में, यहाँ पर एक बात को समझने वाली बात होगी। ये जो कॉन्सेंट्रिक में जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर से और ये डायरेक्शन यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा। ये वो थीटा नहीं, ये थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखे साइन 90, ये हम लोग सीधे हाँ साइन 90 है, तब एक साइन थीटा, ये साइन थीटा ये सब यहाँ वाला है, वो उस फार्मूला का थीटा अलग है। अपॉन क्या? आइडियल साइन थीटा अपॉन व्हाट? आर स्क्वायर। तो ये आर डिस्टेंस है, इसको आर स्क्वायर लें। तो चलिए, तो b इक्वल टू ये जो चीज़ भी कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या कर लें? बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करें dl को छोड़ करके। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपका कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक। हाँ, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो बाहर आना है, आई भी बाहर है, साइन 91 को 1 हो जाना है, आर स्क्वायर को भी बाहर आना है चूँकि फिक्स्ड है, आर स्क्वायर को भी बाहर आना है, साइन थीटा भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ फंस जाएगा dl,
तो dl अंदर फंसा रहा, साइन थीटा आर अपॉन स्मॉल आर, साइन थीटा को ले लीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर पहले से एक और आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, सिग्मा dl, dl का मतलब l हो जाएगा, सिग्मा dl का मतलब पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, l, दैट इज सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किसका, सरकमफेरेंस किसका, इस सर्कल का, l सरकमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो b इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, सरकमफेरेंस ये कितना हो जाएगा भैया, ये 2 पाई आर होता है, आर इज द रेडियस, कैपिटल आर इज द रेडियस, ठीक है। तो b इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन आर क्यूब। अब आर जो है अंडर रूट आर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर यदि पाइथागोरस देखें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ रखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई आर क्यूब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, जो कि फाइनली 2 पाई आर स्क्वायर आई, ये बन जाएगा रूट, ये रूट बन हाफ पावर और 3 पावर यानी 3/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर, ये एक्सप्रेशन बन जाता है। यहाँ पर हम लोग पाई को कैंसिल करके हटा भी सकते हैं, तो b का वैल्यू म्यू नॉट 2 आर स्क्वायर, ये आर थोड़ा ही है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है भैया, है ना, कहाँ छोड़ गया, हाँ, 2 आर स्क्वायर 2 म्यू नॉट आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर, ये एक्सप्रेशन क्या होता है, बन जाता है सर्कुलर लूप के लिए। एक चीज़ इसमें हम लोग जोड़ लें, एट सेंटर, है ना, नोट करने वाली बात रखिए, एट सेंटर, सेंटर का मतलब ये जो एक्सिस पर ही ये सेंटर पॉइंट है, एट सेंटर सी, एक्स की वैल्यू कितनी, 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू अगर 0 यहाँ डाल दें तो आप ज़रा देखें b की वैल्यू 2 म्यू नॉट आर स्क्वायर आई, ये क्यूब मिलेगा, आर का क्यूब मिलेगा, और इसे कट करके एक आर नीचे बचेगा, तो b की वैल्यू 2 म्यू नॉट आई बाई आर, 2 म्यू नॉट आई बाई आर, ठीक है। अच्छा, ये 2 ऊपर नहीं नीचे आएगा यार, ये 2 नीचे आएगा, हाँ हाँ, 2 यहाँ 4 यहाँ है ना, ये 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, हाँ। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है इन जनरल किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, और ये बन जाता है पर्टिकुलरली उसी के सेंटर पर, चूँकि ये सेंटर भी इसी लाइन पर प्रेजेंट है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सिस पासिंग बाय द सेंटर। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, और इस फाइंडिंग के बल पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। इसमें एक और हमारा एम्पियर सर्कुलेटरी लॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसी कनेक्शन में है, वो जो काम इसका है वही काम उसका होता है, लेकिन अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, कहीं पर ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, कहीं पर एम्पियर सर्कुलेटरी लॉ ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो देखेंगे, देखना तो अपने को भी है, एक आध न्यूमेरिकल देखना था, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। फिलहाल इसको ज़रा सा आप लोग डिटेल में देखें और समझ करके लिखेंगे ज़रूर, क्या कि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक उसको अपनाएंगे नहीं। आपको किसी ने दिया, आपको उसको अपनाना है, जैसे मैंने आपको कुछ दिया, आपको उसको अपनाना है तो अपनाना पड़ेगा,
दैट मीन्स कि यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप वर्क नहीं करते हैं, हम कुछ भी आपको दे रहे हैं, मैं या किताब या कोई दे रहा है, आप अगर उस पर वर्क नहीं करते तो वो आपका अपना नहीं होगा, है ना। तो महज सिर्फ रिसीव कर लेने से कुछ होगा नहीं, वो थोड़ा सा उसको अपनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए तो आज का वीडियो यहाँ रहने देते हैं।